सोचिए जरा, कोई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर बना रहा है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए लगा रहा है, और सबसे बड़ी बात, मतलब बैंकों को उनका नाम तक नहीं पता। हाँ, ये तो आजकल बहुत रेयर है। बिल्कुल। फाइनेंस की दुनिया में हम हमेशा सुनते हैं कि ग्रोथ चाहिए तो कर्ज लो, भारी कर्ज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, किश्तें, यही सब चलता है। लेकिन आज हम जिस डीप डाइव में जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं, वो इस पूरी थ्योरी को एकदम पलट देती है। सही कहा। आज हमारा मिशन है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, या जिसे मार्केट में लोग BEPL कहते हैं, उनकी रिपोर्ट को डिकोड करना। हमारे पास उनकी 18 जुलाई 2026 की Q1 FY27 रिपोर्ट है, प्रेस रिलीज है और पूरा डैशबोर्ड है। मेन गोल ये समझना है कि कोई कंपनी 53% रेवेन्यू ग्रोथ कैसे लाती है, वो भी तब जब उनका फाइनेंस कॉस्ट मतलब किसी गली की बेकरी के खर्चे से भी कम हो। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब आप इन पेपर्स को गहराई से पढ़ते हैं ना, तो अंदर बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जब हम इन अलग अलग सोर्सेज को, जैसे क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट हो गई, बैलेंस शीट और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, इन सबको साथ रख कर देखते हैं ना, तो लगता है कि ये कोई एक तुक्का या लकी क्वार्टर नहीं है। एक प्रॉपर प्लान है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही सोची समझी कैपिटल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मतलब आज के टाइम में जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इंटरेस्ट रेट्स का कुछ पता नहीं, कोई भी कर्ज वाली कंपनी रातों रात डूब सकती है। हाँ, कभी भी बैंक्रप्सी हो सकती है। एकदम। ऐसे माहौल में BEPL का ये परफॉर्मेंस उनके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाता है, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं, जो मतलब इस रिपोर्ट को इतना खास बना रहे हैं। Q1 FY26 में, मतलब ठीक है 1 साल पहले, कंपनी का रेवेन्यू था करीब 307.9 करोड़ रुपए, और अब ये सीधा 472.2 करोड़ पहुंच गया है। छलांग बहुत बड़ी है। ईयर ऑन ईयर 53.3% की ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग जैसे हेवी इंडस्ट्री में ये कोई छोटी बात नहीं है। और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45.9 करोड़ से 65.6 करोड़ हो गया है, 43% ऊपर। EPS भी तो बढ़ा है ना? हाँ, अर्निंग्स पर शेयर भी 1 रुपये 84 पैसे से 2 रुपये 64 पैसे हो गया है। लेकिन इन सबके बीच एक नंबर है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। 472 करोड़ कमाने वाली इस कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट पता है कितना है? सिर्फ 8,90,000 रुपए। मतलब कंपनी वर्चुअली पूरी तरह डेट फ्री है। और यही फाइनेंस कॉस्ट का आंकड़ा उनकी पूरी स्ट्रेटजी का कोर है। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ अभी के लिए नहीं है। उनकी प्रेस रिलीज में साफ लिखा है कि अबू रोड और सतनूर प्लांट में कैपेसिटी 75,000 मीट्रिक टन से बढ़ा के 1 लाख मीट्रिक टन करने का मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके लिए उन्हें लगभग 200 करोड़ रुपए का कैपेक्स चाहिए, और ये पूरा का पूरा 200 करोड़ 100% उनके इंटरनल एक्रूवल से आ रहा है, मतलब अपनी ही जेब से। हाँ, अपनी ही सेविंग से। ये तो वैसा ही है जैसे कोई बिना एक भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए सिर्फ अपने गुल्लक तोड़कर एक आलीशान महल खड़ा कर ले। लेकिन मुझे यहाँ मैनेजमेंट की सोच पर थोड़ा डाउट हो रहा है। कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक बेसिक रूल है कि डेट हमेशा बुरा नहीं होता। टैक्स शील्ड वाला एंगल। बिल्कुल। कर्ज लेने से आपको टैक्स शील्ड मिलती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। अगर वो अपना खुद का 200 करोड़ लगा रहे हैं, तो क्या वो सस्ती बाहरी कैपिटल का फायदा नहीं गंवा रहे? मतलब क्या ये कैपिटल इनएफिशिएंसी नहीं है कि वो अपना सारा कैश फैक्ट्रियों में फंसा रहे हैं, जिससे वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे या डिविडेंड दे सकते थे? देखिए, ये एक बहुत ही लॉजिकल और कह सकते हैं क्लासिक कॉर्पोरेट फाइनेंस का तर्क है। थ्योरी में हाँ, थोड़ा डेट होने से रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता है, लेकिन हमें उस इंडस्ट्री का नेचर समझना होगा जिसमें BEPL काम करती है। अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स? हाँ, स्पेशली ABS रेजिन। अब ये प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है? ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सारे सेक्टर्स ना बहुत साइक्लिकल होते हैं। मतलब जब मंदी आती है तो डिमांड गिर जाती है। एग्जैक्टली। इकोनॉमी डाउन हुई, लोगों ने नई गाड़ियां या फ्रिज खरीदना बंद किया, और ABS की डिमांड धड़ाम। ऐसे डाउनटर्न में अगर आपके सिर पर बैंक का कर्ज का भारी बोझ है, तो आपकी कमाई भले ही जीरो हो जाए, बैंक का मीटर तो चालू रहेगा ना। हाँ, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। BEPL का मैनेजमेंट यहाँ एक फाइनेंशियल फ्लाईव्हील मॉडल पर काम कर रहा है। जब आप अपनी ही कमाई से एक्सपेंशन करते हैं, तो नई कैपेसिटी से जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है, वो बिना किसी इंटरेस्ट लीकेज के वापस मशीन में चला जाता है। हाँ, वो टैक्स शील्ड का फायदा छोड़ रहे हैं, लेकिन ये उन्हें किसी भी इकोनॉमिक शॉक के खिलाफ एक बुलेट प्रूफ जैकेट दे देता है।
ये पर्सपेक्टिव क्लियर मरता है कि वो अपनी बैलेंस शीट को लेकर इतने डिफेंसिव क्यों हैं। साइक्लिकल इंडस्ट्री में जीरो डेट होना सिर्फ एक मीट्रिक नहीं है, बल्कि सर्वाइवल का तरीका है। लेकिन यहां से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में एक पुरानी कहावत है, टॉप लाइन ग्रोथ इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी। मतलब रेवेन्यू बढ़ना तो दिखावा है, असली सच प्रॉफिट में होता है। जब हम इन बढ़िया रेवेन्यू नंबर्स को मार्जिन के एंगल से देखते हैं तो कहानी थोड़ी उलझ जाती है। आप एबिटा मार्जिन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, देखिए, जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन 53% बढ़ाती है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलना चाहिए। फैक्ट्री का किराया वही है, एडमिन खर्चे वही हैं, बस प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट कम होनी चाहिए और मार्जिन्स बढ़ने चाहिए। लेकिन डैशबोर्ड पर तो उल्टा ही हुआ है। मार्जिन कंट्रैक्शन हुआ है। बिल्कुल। जो एबिटा मार्जिन पिछली तिमाही या पिछले साल 21.1 या 20% के आसपास था, वो अब गिरकर 19.2 और 19.5 की रेंज में आ गया है। रेवेन्यू तो प्रॉफिट से बहुत तेज भागा है। मेरा सवाल यह है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल गया कहाँ? क्या कच्चे माल की कॉस्ट ने वो एक्स्ट्रा सेल का पूरा फायदा खा लिया? और अगर रॉ मटेरियल महंगा हो भी गया तो उन्होंने तुरंत कीमतें बढ़ाकर कस्टमर पर क्यों नहीं डाल दिया बोझ? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और सच कहूं तो ये इस अर्निंग्स रिपोर्ट की सबसे बड़ी लाल झंडी मतलब रेड फ्लैग है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा रॉ मटेरियल के प्राइसिंग के मैकेनिज्म में जाना होगा। ओके, समझाइए। BEPL जो ABS रेजिन बनाता है ना, वो बेसिकली पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स पर डिपेंड करता है। यानी इसका सीधा कनेक्शन ग्लोबल क्रूड ऑयल और रिफाइनरी आउटपुट से है। तो मतलब अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई भी दिक्कत आई तो क्रूड भागेगा? बिल्कुल। और फिर इन पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक्स के दाम भी रॉकेट हो जाएंगे। अब आपका सवाल था कि वो बढ़ी हुई कॉस्ट तुरंत कस्टमर्स से क्यों नहीं वसूल लेते। इसका जवाब है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस केमिकल कॉन्ट्रैक्ट्स का स्ट्रक्चर। अच्छा, मतलब ये कोई रिटेल दुकान तो है नहीं कि आज पीछे से माल महंगा आया तो आज ही MRP बदल दी। एकदम सही पकड़े। BPL बड़ी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को सप्लाई करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स आम तौर पर 30, 60 या 90 दिन के लिए फिक्स्ड प्राइस पर होते हैं। इसे प्राइसिंग लैग कहते हैं। ओह, प्राइसिंग लैग। हाँ, मान लीजिए आज पेट्रोकेमिकल के दाम 15% बढ़ गए। BPL को तो फैक्ट्री चालू रखने के लिए आज के महंगे रेट पर कच्चा माल खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन आज जो तैयार माल फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, उसकी कीमत 1 महीना पहले वाले सस्ते रेट पर फिक्स हुई थी। अच्छा, तो वो आज का महंगा इनपुट कल की सस्ती कीमत पर बेच रहे हैं। एग्जैक्टली। यही वो मैकेनिज्म है जिसने 53% ज्यादा माल बेचने के बाद भी मार्जिन को 21% से खींचकर 19% के नीचे ला दिया है। वाह, ये प्राइसिंग लैग का कॉन्सेप्ट सच में ये क्लियर करता है कि इतनी बम्पर सेल के बाद भी प्रॉफिट उस स्पीड से क्यों नहीं भागा। और अगर हम खर्चों की लिस्ट थोड़ी और खंगालें तो सिर्फ कच्चा माल ही विलेन नहीं है। हाँ, अदर एक्सपेंसेस भी तो बड़े हैं। वही तो, अदर एक्सपेंसेस का कॉलम भी 30.9 करोड़ से जंप करके 44.6 करोड़ हो गया है। हालांकि अगर थोड़ा लॉजिकली सोचें तो जब आप 53% ज्यादा माल बेच रहे हो तो उसे डिलीवर करने के लिए लॉजिस्टिक ज्यादा लगेगा, ज्यादा ट्रक चाहिए, वेयरहाउस का खर्च बढ़ेगा। तो ये खर्च थोड़ा जायज लगता है, लेकिन ये महंगे कच्चे माल के साथ मिलकर मार्जिन पर डबल अटैक कर रहा है। बिल्कुल। और एक एनालिस्ट के तौर पर जब आप ये डबल अटैक देखते हैं तो आप कंपनी के ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल को असेस करते हैं। और यहीं पर एक और बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क सामने आता है जिसे हम सिंगल ट्रैक रिस्क कहते हैं। हाँ, मैंने डैशबोर्ड पे देखा कि कंपनी का 100% बिजनेस सिर्फ इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स पर डिपेंडेंट है। डाइवर्सिफिकेशन तो है ही नहीं, एकदम जीरो। वो FMCG में नहीं है, टेक्सटाइल में नहीं है, बस एक ही तरह के पॉलीमर केमिस्ट्री से बंधे हुए हैं। अगर कल को मटेरियल साइंस में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए, मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ABS की जगह कार्बन फाइबर या कोई नया बायोप्लास्टिक यूज करने लगे, तो इस कंपनी के पास तो कोई बैकअप ही नहीं है। ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है। डाइवर्सिफिकेशन ना होने का मतलब है कि आप अपनी नीश मार्केट में तो बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आप पूरी तरह से उसी मार्केट के रहमो करम पर हो। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? एक तरफ तो हमारे पास 53% की भयंकर ग्रोथ और एकदम बुलेट प्रूफ जीरो डेट बैलेंस शीट है। दूसरी तरफ वो प्राइसिंग लैग वाला मार्जिन प्रेशर और एक ही प्रोडक्ट पर टिके रहने का रिस्क है। बैलेंस करना मुश्किल है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए असली चैलेंज ये समझना है कि मैनेजमेंट इन रिस्क से कैसे निपट रहा है। क्या वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल सस्ता हो जाए, या फिर उनके पास कोई सॉलिड एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें उस 1 लाख मीट्रिक टन वाले एक्सपेंशन प्लान
के पीछे का असली मोटिव समझ आएगा। और यहीं पर कंपनी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक छिपा है। अच्छा। देखिए, इंडिया में ईबीएस मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 30 से 40% आज भी इंपोर्ट होता है। मतलब विदेशी कंपनियों का इस मार्केट में एक तरह का मोनोपोली है। बीपीएल का टारगेट सिर्फ इंडिया की नॉर्मल डिमांड को पूरा करना नहीं है, उनकी नज़र सीधा इस 30-40% इंपोर्टेड मार्केट शेयर को छीनने पर है। ओके, मतलब ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एग्रेसिव गेम है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा दाव है। लेकिन इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो 200 करोड़ का कैपेक्स हो रहा है, उसके लिए वो कोई नई ग्रीनफील्ड फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। रिपोर्ट में एक टर्म है डी बॉटलनेकिंग। हाँ, डी बॉटलनेकिंग। ये टेक्निकल वर्ड सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसे हम आसान भाषा में कैसे समझें? इसे समझने के लिए एक हाईवे का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक 4 लेन का हाईवे है, लेकिन बीच में एक पुल आ जाता है जो सिर्फ 2 लेन का है। तो उस पुल पर तो भयंकर ट्रैफिक जैम लग जाएगा। एग्जैक्टली। अब ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए आपको पूरा नया हाईवे बनाने की जरूरत थोड़ी है, आपको सिर्फ उस पुल को चौड़ा करना है। केमिकल प्लांट्स में भी एकदम ऐसा ही होता है। पूरी फैक्ट्री में कुछ खास रिएक्टर या कूलिंग टावर होते हैं जो पूरी प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। अच्छा, तो वो बॉटल की नेक यानी संकरा हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। डी बॉटलनेकिंग का मतलब है सिर्फ उन स्पेसिफिक मशीनों को आइडेंटिफाई करना और उन्हें अपग्रेड कर देना। यही वजह है कि बीईपीएल अपनी कैपेसिटी 75,000 से 1 लाख टन करने के लिए सिर्फ 200 करोड़ खर्च कर रहा है। अगर वो स्क्रैच से नई फैक्ट्री बनाते तो इसमें कई गुना ज्यादा पैसा और टाइम लगता। ये तो बहुत ही कैपिटल एफिशिएंट एक्सपेंशन है। हाँ, बहुत कम पैसा लगाकर मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं। बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। वो इंपोर्टेड माल को टक्कर देने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये हमारे मार्जिन वाले सवाल का जवाब तो नहीं देता ना? कैसे? मतलब भले ही वो ज्यादा माल बना लें, लेकिन अगर वो प्राइसिंग लैग और क्रूड ऑयल के दाम उन्हें ऐसे ही परेशान करते रहे तो क्या फायदा? क्या ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली स्ट्रैटेजी मार्जिन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? क्या स्पेशलिटी ग्रेड्स की तरफ जाना इसका परमानेंट सोल्यूशन है? यहीं पर मैनेजमेंट की इन हाउस R&D का रोल आता है। वो जो इंपोर्टेड 30-40% हिस्सा है ना, वो सिर्फ नॉर्मल एबीएस प्लास्टिक नहीं है, वो विदेशी मोनोपोली मेनली स्पेशलिटी और कलर ग्रेड्स में है। अच्छा, तो नॉर्मल एबीएस और इसमें क्या फर्क है? देखिए, नॉर्मल एबीएस एक कमोडिटी है, वहाँ सिर्फ प्राइस पर गेम होता है। लेकिन अगर आप किसी मेडिकल डिवाइस के लिए कोई खास ग्रेड का पॉलीमर बना रहे हो या किसी लग्जरी कार के डैशबोर्ड के लिए ऐसा एबीएस दे रहे हो जिस पर स्क्रैच नहीं पड़ता और वो एक कस्टमाइज कलर का है, तो वो कमोडिटी नहीं रहता, वो एक स्पेशलिटी केमिकल बन जाता है। और स्पेशलिटी का सीधा मतलब है कि आप अपनी शर्तें खुद तय कर सकते हो। बिल्कुल। जब आप कस्टमर को वो कस्टमाइज चीज़ देते हो जो उसे पहले बाहर से मंगवानी पड़ती थी, तो आपके हाथ में प्राइसिंग पावर आ जाती है। इन प्रोडक्ट्स में मार्जिन बहुत हाई होता है और वहाँ प्राइसिंग लैग का असर कम होता है, क्योंकि कस्टमर वो प्रीमियम देने को तैयार रहता है। मतलब बीएपीएल सिर्फ वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा, अपना प्रोडक्ट मिक्स भी हाई मार्जिन वाले स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। सही कहा। ये तो पूरा 360 डिग्री प्लान लग रहा है। मतलब इंटरनल कैश से डीबॉटलनेकिंग करो, कैपेसिटी बढ़ाओ और उस कैपेसिटी से विदेशी मोनोपोली तोड़कर प्राइसिंग पावर वापस ले लो। और ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट अपने इस प्लान को लेकर फुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इसके प्रूफ हमें उनके कैश डिस्ट्रीब्यूशन में दिख रहे हैं। आप डिविडेंड डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, Q1 FY27 के लिए बोर्ड ने ₹1 पर शेयर का पहला अंतरिम लाभांश यानी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 23 जुलाई 2026 इसकी रिकॉर्ड डेट है। इस एक फैसले से कंपनी से करीब 24.9 करोड़ रुपए कैश बाहर जाएगा। मतलब एक तरफ आप एक्सपेंशन के लिए 200 करोड़ अलग रख रहे हो और दूसरी तरफ शेयर धारकों को 25 करोड़ कैश भी बांट रहे हो। ये मार्केट को ये बताने का बहुत सॉलिड तरीका है कि उनका फाइनेंशियल फ्लाईव्हील एकदम टॉप गियर में घूम रहा है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ना, ये कैश फ्लो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डर होता है। वो कैसे? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और खासकर मिड कैप केमिकल्स में इन्वेस्टर्स को हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और खातों की गड़बड़ी का डर रहता है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप ऑडिटर रिपोर्ट की बात करिए। हाँ, उनके ऑडिटर आजाद जैन एंड कंपनी ने एकदम क्लीन रिपोर्ट दी है, कोई क्वालिफिकेशन या नेगेटिव कमेंट। जब आप ऐसे कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री वाले बिजनेस में हो तो एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट ये ठप्पा लगाती है कि जो शानदार नंबर्स हम कागज पर देख रहे हैं वो असल में बैंक अकाउंट में भी हैं। शायद इसी पूरी पिक्चर को देखकर डैशबोर्ड के एनालिसिस में इस स्टॉक को 100 में से 90 का इन्वेस्टमेंट स्कोर मिला है और 4.5 स्टार्स के साथ एक क्लियर बाय रेटिंग दी गई है।
हाँ, ये स्कोरिंग सिस्टम काफी लॉजिकल लगता है। रेवेन्यू, ग्रोथ, प्रॉफिट और सबसे इम्पोर्टेंट वो जीरो डेट बैलेंस शीट ने उन्हें फुल मार्क्स दिलाए हैं। और जो नंबर मार्जिन स्टेबिलिटी में कटे हैं वो उसी प्राइसिंग लैग और रॉ मटेरियल वाली प्रॉब्लम को दिखाते हैं जिस पर हमने भी इतनी डिटेल में बात की। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को एक धागे में पिरोएं तो बीईपीएल का ये Q1 FY27 रिजल्ट एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी है। बिल्कुल है। ये दिखाता है कि कैसे एक कंपनी भारी कर्ज के जाल में फंसे बिना अपने खुद के इंटरनल कैश से 53% की ग्रोथ हासिल कर सकती है। उनका डीबॉटलिंग वाला कैपेक्स बहुत ही स्मार्ट और कैपिटल एफिशिएंट मूव है। उनका टारगेट इंडिया के 30-40% इंपोर्टेड एबीएस मार्केट को स्पेशलिटी ग्रेड्स के जरिए अपने कब्जे में लेना है, जो अल्टीमेटली उनके मार्जिन प्रेशर को कम करने की चाबी है। एकदम सही समरी है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी पिक्चर है जो सिर्फ इस एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। देखिए, बीईपीएल ने इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्री की दीवारों के बीच सब कुछ एकदम परफेक्ट सेट कर लिया है। उनके पास पैसा है, कैपेसिटी है, स्ट्रैटेजी है, लेकिन एबीएस जैसे केमिकल्स का बेस आज भी ग्लोबल पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन पर टिका है, जिस पर इंडिया का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हाँ, क्रूड ऑयल का फैक्टर तो हमेशा रहेगा। बिल्कुल। और एक ऐसे फ्यूचर में जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, ट्रेड वॉर या एनर्जी क्राइसिस कच्चे माल की सप्लाई को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या किसी भी देश के लिए सिर्फ अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा लेना और इंपोर्ट को रिप्लेस कर देना काफी होगा, या फिर फ्यूचर में इन एम्बिशियस इंडस्ट्रीज को अपनी मशीनें चालू रखने के लिए कच्चे माल की पूरी आत्मनिर्भरता की कोई नई और शायद कहीं ज्यादा मुश्किल खोज करनी पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सिनारियो है जो आने वाले टाइम में पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का रास्ता तय करेगा। खैर, इस सोचने वाले सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।